हेलो एंड वेलकम सर। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं एंड आप अपना इंट्रोडक्शन करो, अपना नाम बताइए प्लीज़। शुक्रिया। गुड इवनिंग जी आप सबको। मेरा नाम नज़ीर ख़ान है और मेरी रहायश जो है ना डिफेंस व्यू में है और प्रोफेशनली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो तो सिविल इंजीनियर से है। मैंने जो अपना प्रोफेशनल जो मैंने डिग्री ली है वो मेरी है सिविल इंजीनियर और खुदावंद यीशु की मेहरबानी से जो मुझे फील्ड मिली वो मैकेनिकल की मिल गई। अच्छा। और मेरा पहला प्रोजेक्ट जो मैंने अपनी बिगनिंग जो मेरा ट्रेनिंग था वो एफटीसी फाइनेंस टावर जो गोरा कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने बिल्डिंग बनी है। 86 जून 86 में मैं एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर वहाँ पे डिब्यूट हुआ और मैंने तकरीबन 2.5 से 3 साल वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग की और एक टाइम मैंने उनके साथ गुजारा और मैंने लेबर बन के भी काम किया, मैंने इंजीनियर बन के भी काम किया, मैंने सुपरवाइज़र बन के काम किया और इस तरह से मेरा जो अपना प्रोफेशनल जो मेरा स्टार्ट हुआ वो एफटीसी से स्टार्ट हुआ। मतलब वो आपका लर्निंग प्रोजेक्ट था, वहाँ से आपने स्टार्ट और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और वो बिल्डिंग जो है ना वो कराची के तमाम लोग उसको जानते हैं कि बहुत टेक्निकल बिल्डिंग है और इस तरह की बिल्डिंग अभी तक कराची में कोई आई नहीं है और ये शुक्र है कि मैंने उस बिल्डिंग के ऊपर एक टाइम मैंने गुजारा है और बहुत कुछ वहाँ से मैंने सीखा और सीखने के बाद फिर मैं आगे फिर अपना प्रोफेशनल बाकी प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करता रहा और कराची में जितने भी प्रोजेक्ट इस वक्त बड़े हैं वो मैंने किसी न किसी कंपनी के साथ मिलकर मैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम मैंने किया है। अच्छा सर, फील्ड में कितना अर्सा आपको हो गया है? मुझे फील्ड में कोई 35 ईयर्स हो गए। 35 ईयर्स, ग्रेट। मुझे 35 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। अच्छा, तो 35 साल में आपको कितने क्रिश्चियंस इस फील्ड में मिले? मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस 35 साल के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर कोई नहीं मिला। एक भी क्रिश्चियन मैकेनिकल इंजीनियर नहीं मिला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिले हैं, सिविल इंजीनियर मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मिले हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर कोई नहीं मिला। अच्छा। और मैं ये शुक्र करता हूँ कि मैं एक वाहिद हूँ जो एज ए मैकेनिकल बेसिकली मेरा जो प्रोफेशनल वो है सेंट्रल एयर कंडीशन, फायर फाइटिंग सिस्टम और वाटर सप्लाई का जो मेरा नेटवर्क है उसकी डिजाइनिंग करना, कंसल्टेंसी करना और एग्जीक्यूशन करवाना टॉप सुपरविजन के साथ। मतलब आप लोगों के पास आर्किटेक्चर्स का स्ट्रक्चर्स आते हैं या प्लान्स आते हैं, आप उन पे मैकेनिकल सर्विसेज देते हैं? मैं उसके ऊपर डिजाइन करके देते हैं उसको। ओके। उसको टेंडर करवाना, फिर उसको कॉन्ट्रैक्टर को रिवॉर्ड करना। ओके। फिर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जब प्रोसेस में हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रही होती है, उसकी टॉप सुपरविजन करना। ओके। मटेरियल देखना, उसका वर्कमैनशिप देखना, ये सारी चीजें मेरे स्कोप में हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए आप कि इस फील्ड में अपनी कम्युनिटी मतलब क्यों ज्यादा नहीं आ रही? इसके पीछे रीजन क्या है? अवेयरनेस या उनको पता नहीं चल रहा कि इस फील्ड के बारे में है क्या? यही बात है। एक्चुअली बात ये है कि ये बड़ी टेक्निकल फील्ड है और इसका अभी तक हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं दिया गया कि जहाँ से हम लोग इसको सीख सकें और बता सकें। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे मैं बहुत से प्रोग्राम में जाता हूँ और उन प्रोग्राम में लोग ज़्यादातर जो बात करते हैं वो नर्सेस की, टीचर्स की, लॉयर्स की और इस तरह के प्रोफेशनल लोग वहाँ पे जो है ना लोगों को, बच्चों को, टीनेजर्स उनको बताते हैं। लेकिन असल जो आजकल काम है वो है टेक्निकल। जब तक बच्चा टेक्निकल नहीं होगा वो आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। अब हम देखते हैं कि नर्सिंग में भी अब हमारे लिए स्कोप बहुत कम हो गया, मिनिमम हो गया जी। टीचिंग में भी हमारे लिए स्कोप मिनिमम हो गया। एग्जैक्टली। और बाकी फील्ड्स में भी इसी तरह से हो गया क्योंकि पहले ये होता था कि ये प्रोफेशनल सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए किए जाते थे कि जी ये क्रिश्चियन की फील्ड है जी, नर्सिंग एंड स्पेशली नर्सिंग का जो हमारा था वो ये था। लेकिन अब ये है कि जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ, मैंने बहुत से बच्चों के लिए कोशिश की है कि वो आए और आए भी हैं। ये बात नहीं कि बहुत से बच्चे अब इस फील्ड में आना शुरू हो गए। मेरे हाथ के निकले हुए बच्चे, ट्रेनी बच्चे और बहुत से बच्चों को फिर हमने समझाया, बताया इस बात के बारे में कि भाई ये भी एक फील्ड है
और इस फील्ड में एक बंदा अगर फैमिली का फील्ड में चला जाता है तो पूरा खानदान बैठ के खा सकता है। मतलब इतना स्कोप है इसमें, इतना scope है, इतना इसमें फाइनेंशियली ग्रोथ है इसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं तो इस तरह बता सकता हूँ कि मेरी तो पूरी फैमिली जो है ना, मेरे जो बहनों के बच्चे, भाई के बच्चे, हम सारे इंजीनियर हैं। और शुक्र है खुदा का कि सारे अपने घर में वेल हैं, दैट्स ग्रेट। सब ठीक है। मतलब कोई बच्चा हमारा फारिग नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि जी जॉब नहीं मिलती, हमारे तो बच्चे फारिग नहीं। ये क्वेश्चन मैंने पूछना था कि नॉर्मली मतलब शिकायत होती है, अच्छा उसमें हो सकता है कि किसी हद तक कुछ बात सही भी हो, मैं उसको झुठला नहीं रहा, लेकिन 80% लोगों की ये कंप्लेन होती है कि यार हमारे बच्चे ने MBA किया, मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन किया, ये किया, उसको जॉब नहीं मिल रही। तो उसके पीछे रियलिटी क्या है? नहीं, इसमें कुछ थोड़ा सा ऐसा भी है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा तासुब का एक अंसर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि मैं 86 से जो काम कर रहा हूँ, मैं कराची से लेकर कोयटा में मैंने बड़े प्रोजेक्ट किए। कोयटा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नीपा कॉम्प्लेक्स मैंने पर्सनल डिजाइन किया और उसको सुपरविजन करके कंप्लीट करवाया मैंने। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोयटा क्वारी रोड पे वो मैंने किया है। इसके अलावा कंधार में मैंने एक होटल किया है, बल्कि मैं कंधार 5 दिन रह के भी आया हूँ। कंधार बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। यस वाह, यस। और मैं वहाँ 5 दिन रह के आया हूँ और वहाँ पे हमने अपना स्विमिंग पूल डिजाइन किया था, उसको एग्जीक्यूट करवाया, होटल्स बनवाया, एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाई। और एनो में ना एक जगह है वहाँ पे हमने 1-2 घर डिजाइन किए। वो अफगानिस्तान की जैसे हमारा डिफेंस है उसी तरह के वहाँ पे 4-4 हजार गज के प्लॉट है वहाँ पे मैं काम करके आया हूँ। और इस्लामाबाद में मैंने काम किया है काफी। आपने तो कराची में भी मेरे आउट पास ऑफ कंट्री भी काम किया आपने? मैं एक प्रोजेक्ट पे गया था कोई दुबई। अच्छा, दुबई में मुझे एक प्रोजेक्ट पे बुलाया था, वो इमार का प्रोजेक्ट था, दुबई मॉल के अंदर है। ओके। ये जो हमारा बुर्ज खलीफा है जी, इसके बराबर में दुबई मॉल में हमने काम किया। मैं वहाँ जीता कैफे है, जीटा कैफे, डांसिंग फाउंटेन के बिल्कुल बराबर में एक पार्किंग एरिया है, टॉप पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, वहाँ मैं उस जीटा कैफे मैंने वहाँ रहा हूँ। उसके बाद लवीर एक जगह है, वहाँ मैंने अस्पताल था चाइनीज के साथ, मैं वो करके आया हूँ। फिर शारजा शिपयार्ड पे मैंने बड़ा काम किया है, तो तकरीबन एक टाइम मैं वहाँ शिपयार्ड पे भी करके आया मैं काम। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो पाकिस्तान के अलावा मैं दुबई में भी मैंने काफी काम किया। लेकिन थैंक्स गॉड के मैं खुदावंद का शुक्र हूँ कि मैं वन इन वो क्रिश्चियन ही होता था, जहाँ भी होता था एक ही बंदा क्रिश्चियन नजर आता। अभी मुझे इतना अच्छा हो गया फील्ड के अंदर, मुझे बच्चे मिलते हैं अभी, इलेक्ट्रिकल के मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के मिलेंगे, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर मुझे अभी तक कोई नहीं मिला फील्ड के अंदर। ओके, थैंक्स। तो इसके लिए क्या सलूशन करना चाहिए? मतलब हमारे कम्युनिटी के इदारों को या हमारे जो लीडर्स कह सकते हैं या रहनुमा है उनको कोई इसके लिए स्टेप उठाना चाहिए? क्या करना चाहिए? कोई राय है आपके पास, कोई सलूशन? मैं हर प्लेटफॉर्म पे जहां मुझे बुलाया जाता है तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाके मैं एक ही बात करता हूँ। यहाँ पे हमारे हैं ग्रेजुएट फेलोशिप वाले, उनका एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि जी आप आज के नौजवानों के लिए बताएं क्या करना है। ओके, मैंने उनसे कहा कि देखिए जी आज का नौजवान बेचारा बड़ा मायूस हुआ है, मायूस उस मद में हुआ है कि कोई टेक्निकल रास्ता उनको नहीं मिल रहा अभी। इस तरह से कि जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है या इंटर कर लेता है फिर वो कंफ्यूज रहता है मैं करूं क्या, उसको गाइडलाइन नहीं मिलती, कोई हमारा गाइडलाइन नहीं है और कोई हमें अवेयरनेस नहीं है किसी भी काम में। हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, हम देखा देखी करते हैं और एक दूसरे के से मशवरे करते हैं कि जी क्या करना चाहिए। सही। मेरे पास एक बच्चा आया, उसने मुझे कहा जी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है और मुझे अपनी को फील्ड बताएं जी मैं वहां जाऊं। मैंने कहा देख बेटा मेरी जो फील्ड है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको BMS और ऐसे कामों में फिर दूसरी फील्ड एक पकड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये आपको किसने बताया था? कह रहे जी मेरे चाचा ने कह दिया था वो टीवी बना लो और वो फ्रिज वाली कर लो और ये वाली कर लो, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया। तो इस तरह से बच्चे हमारे ना कंफ्यूज हैं। मतलब बच्चे की कैपेबिलिटी जो होती है वो सपोज टू बी, मैं कह सकता हूँ कि वो होती है टीचर बनने की,
तो कज़न ने, चाचा ने, मामा ने कह दिया नहीं यार तू ऐसा कर कि तू इलेक्ट्रॉनिक्स कर ले और ये कर ले, तो वो मतलब बच्चे को भी मतलब देखना पड़ता है कि वो कैपेबल है इस चीज़ में या नहीं है। अच्छा, ये आप शॉर्ट करके ये बताएं कि ये जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो कहाँ से होते हैं? अगर किसी ने सेकंड ईयर किया हुआ है तो वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो बीई है वो कहाँ से करे, और अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो उसको फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा या किस तरीके से करेगा, और कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसमें यूज होते हैं? लिटिल करके जरा शॉर्ट करके बताइए। देखिए, कराची में इस वक्त बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है वो एनएडी यूनिवर्सिटी है। एनएडी यूनिवर्सिटी और डॉ यूनिवर्सिटी। डॉ यूनिवर्सिटी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग करवाती है और एनएडी यूनिवर्सिटी आपकी सारी टेक्नोलॉजीज करवाती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। इसके अलावा बेशुमार टेक्नोलॉजीज हैं जो इनके पास हैं, वहाँ से लोग करते हैं। और अभी बड़ी खुशी की बात है, बहुत से बच्चे, हमारे क्रिश्चियन बच्चे जिनको मैंने देखा है कि एनएडी यूनिवर्सिटी से करके निकले हैं और बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल में आए, एक दो सिविल में भी मुझे मिला है बच्चा अभी एनएडी से किया हुआ। चलो माशाल्लाह, थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है और बच्चे निकले हैं और इसी तरफ आगे दूसरे बच्चों को भी उठाएंगे। तो इसमें ये है। और प्राइवेट बहुत सी यूनिवर्सिटी आ गई है, सुपा यूनिवर्सिटी है डिफेंस में, वहाँ से लोग डिग्री ले सकते हैं इसकी। और इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं। और इसके अलावा फिर आप अपना 3 साल का टेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एसोसिएट इंजीनियर। एसोसिएट इंजीनियर बन के फिर आप उसको अगर 2 साल का उसके साथ बीटेक कर लेते हैं तो आप इक्वल टू बीई हो जाते हैं, बैचलर आप हो जाते हैं। जिस तरह से आप एनएडी यूनिवर्सिटी से बैचलर निकलते हैं, इसी तरह ये करके आप फिर दोबारा उसमें हो जाते हैं। और इसमें भी बेशुमार कराची में टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुल गए हैं आपके, जो आप 3 साल का आपको डिप्लोमा करवाएंगे और 2 साल का आपको बीटेक करवाएंगे। तो उसमें आप कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं उसमें, जिसमें आप समझ रहे हैं कि मेरी महारत इसमें हो सकती है और मैं इसमें ज्यादा एफिशिएंट हो सकता हूँ, तो वो इसमें जो है ना वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सर अगर हमारे व्यूवर्स, हमारे यूथ जब उन तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगा, सुनेगा, तो वो आपकी कोई हेल्प लेना चाहेंगे तो आप उनकी फेवर कर सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन के लिहाज से, कमेंट्स के थ्रू या इस तरीके से, तो हम उनको आप तक रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक सेमिनार हुआ था यहाँ तुरंगे में, कुछ शादी हॉल था, उसमें हमारे एक पास्टर्स ने करवाया था। उसमें भी मैंने उनको यही कहा था। और हमारे वो हैं ग्रेजुएट फेलोशिप वाले सर इमैनुअल मुमताज, उन्होंने भी एक अपने कैरियर गाइड प्रोग्राम में नौजवानों के लिए प्रोग्राम किया था, वहाँ भी मुझे उन्होंने बुलाया था। उसमें भी मैंने यही बात उनसे की थी कि देखिए, इस वक्त हमारे कराची में बहुत बड़े बड़े अदारे हैं, जैसे कारितास सबसे बड़ा अदारा है, इस तरह से और बहुत से अदारे हैं। चर्चेस बड़ी सपोर्ट कर सकते हैं हमारे बच्चों को। बहुत बड़े बड़े कोर्सेज नहीं तो 2 साल का आप उनको ड्रॉपटिंग करवा सकते हैं। एक हमारी उसी फील्ड के अंदर हमारे ड्रॉपटिंग का बड़ा खूबसूरत एक ऑप्शन है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते एनएडी यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटीज को, वो ड्रॉपटिंग कर सकते हैं। मैकेनिकल ड्रॉपटिंग होती है, सिविल ड्रॉपटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल ड्रॉपटिंग होती है। उसमें भी आपको अच्छी खासी जो है ना सैलरी मिलती है। और उसके अलावा आप अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, जो आपको पार्ट टाइम काम मिलता है ड्राइंग्स बनाने के लिए और एसबिल्ड बनाने के लिए। बहुत सा काम प्राइवेट मिलता है, जिसमें बच्चे घर पे बैठ के प्राइवेट काम करते हैं और बहुत सा पैसा सैलरी के अलावा घर में छुट्टी वाले दिन और शाम को आके, जैसे मैंने बहुत प्राइवेट काम किया है। मैं कराची एयरपोर्ट पे तकरीबन 2.5 से 3 साल कराची एयरपोर्ट पे रहा, लेकिन उसके अलावा मैंने अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट किए। जैसे मैंने लम्स यूनिवर्सिटी लाड़काना मैंने की, ये प्राइवेट मैंने घर पे बैठ के किया है। एक आर्किटेक्ट कादिर एसोसिएट के नाम से सदर में इनका ऑफिस था, आर्किटेक्ट था, वो मैंने लम्स यूनिवर्सिटी वहाँ घर पे बैठ के की है। इसके अलावा और मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स घर पे बैठ के किए, डिजाइन किए, डिजाइन करके मैंने टेंडर बना के इसको टेंडर फ्लोट किया मैंने। तो छोटे बच्चे जो हैं, जो मैट्रिक बेसिस पे, इंटर बेसिस के ऊपर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ड्रॉपटिंग कर सकते हैं। ड्रॉपटिंग के लिए हमारे पास बहुत से इंस्टीट्यूट हैं। जैसे शुरू में YMCA और सेंट पैट्रिक था, अभी बहुत से छोटे छोटे इंस्टीट्यूट आ गए जो ड्रॉपटिंग सिखाते हैं। अब तो ड्रॉपटिंग हमारी कंप्यूटर पे आ गई, पहले हम बोर्ड्स पे किया करते थे, हमारे पास बोर्ड्स होते थे और पेन होते थे, ड्रॉपटिंग के अलग अलग नंबर्स के पेन होते थे। अब ये ड्रॉपटिंग आ गई है हमारी कंप्यूटर के ऊपर। अब हम उसको कैड ऑपरेटर कहते हैं, पहले हम उसको ड्रॉसमैन कहते थे, अब हम उसको कैड ऑपरेटर कहते हैं। तो ये भी 3 महीने का एक शॉर्ट कोर्स है,
अगर आप उसकी कुछ कमांड सीख लें तो फील्ड में आके आप बहुत जल्दी इसको भी पिक कर सकते हैं, और प्राइवेट काम करके प्लस अपनी कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। सही है। ये तो सर आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी और अपनी सारी प्रोफेशनल लाइफ बताई। अब आप ये बताएं कि आपका चर्च के साथ कैसा है सिलसिला, और चर्च में आपकी क्या खिदमत है, जरा मिनिमम करके बताइएगा इसको। देखिए, मेरी ना अपने प्रोफेशनल के साथ साथ मेरा चर्च के साथ भी बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। ओके। और मैं समझता हूँ कि जो भी शख्स है, मैं सबको यही बात कहूंगा अपने नौजवान बेटियों और बेटों को, कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा चर्च के साथ अटैच हो। जितना ज्यादा आप खुदा के साथ अटैच हो गए, ब्लेसिंग उतनी ज्यादा आपको मिलेगी। और आज ये जो कुछ भी मेरे पास है, ये सारी ब्लेसिंग इसी वजह से है, क्योंकि मैं 7 साल का था जब से मैं अपने चर्च के साथ काम कर रहा हूँ। और मैं 15 साल मैंने क्वायर भी चलाई है, जिसमें मैं खुद ही गाता और बजाता, और मेरे साथ एक ग्रुप था पूरा। हम क्वायर की सूरत में गाते थे और मुख्तलिफ इलाकों में जाके प्रोग्राम किया करते थे। मैंने सिंगिंग कंपटीशन करवाए। और अब तो ड्रामे का दौर नहीं रहा, वरना पहले मसीही ड्रामे हुआ करते थे इलाकों के अंदर, वो हमने बड़े किए अपनी जवानी में मैंने। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो खिदमत हमें मिली है, क्योंकि अब इस एज भी ऐसी है, इस एज में हमने अपने चर्च में जितना काम मैं कर सकता हूँ, मैं अपने चर्च के साथ मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम चर्च के लिए निकालूं। उसके अलावा मेडिकल कैंप वो हम लोग लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारा मेडिकल कैंप, जिसमें हम क्लासेस देते हैं, डॉक्टर्स को बुलाते हैं। लेकिन उसकी सारा खर्चा है वो हम खुद बेयर कर रहे होते हैं। हम उसको एज ए ओन एक सेल्फ हम उसको काम कर रहे होते हैं। हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, हमें कहीं से कोई इमदाद नहीं आती, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा एक चर्च का ग्रुप है, हम ग्रुप आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं। डॉक्टर की फीस, ट्रांसपोर्टेशन, खाना, ग्लासेस और बाकी जितनी भी चीजें उसके अंदर शामिल हैं, वो हम अपनी पॉकेट से बेयर करते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि बेवा औरतों के लिए राशन, कपड़े और बच्चों की फीसें, ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक ग्रुप में एक सर रोबिन है, जिनका अपना स्कूल है सेंट अगस्टिन। उन्होंने बहुत से बच्चों की फीसें माफ की हुई हैं। और बहुत से जो एक्स्ट्रा स्कूल के अंदर बच्चे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हम उनके लिए भी कोशिश करते हैं कि अगर किसी की फीस नहीं कोई दे पा रहा तो हम उसकी फीस पे करते हैं। इसके अलावा दूसरे चर्चेस में भी मेरी जितनी, मैं एज ए एवेंजलिज्म भी काम करता हूँ। मुझे बाकी चर्चेस में बुलाया जाता है एज ए सरमन देने के लिए, और बहुत से ऐसे कामों में मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं अपने खुदा को दे दूं, ताकि उसके एवज मुझे हाबिल के हदिये की तरह मुझे बहुत सी बरकतें वापस मिलती हैं। और मैं शुक्र करता हूँ उस खुदा का कि आज खुदा ने मुझे कराची में सुरखरू किया हुआ है, और मेरे नाम से लोग मुझे जानते हैं। जितने कराची में आर्किटेक्ट हैं वो सब मुझे जानते हैं। और अभी भी मेरे पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो मैं कर रहा हूँ। अभी बिलावल हाउस के अंदर हमने एक मार्केट डिजाइन की थी, जिसको एग्जीक्यूट करके ये फर्स्ट को हमारा वहाँ पहला एक प्रोग्राम हो चुका है, उसकी हमने कमीशनिंग कर दी है। इसके अलावा कराची में अवामी मरकज में मैं 7 साल रहा, उसका सेंट्रल एयर कंडीशन जो है वो मैंने अपने हाथों से सारा उसको स्टार्ट करवाया है। कराची एयरपोर्ट पे मैं रहा हूँ। एमसीबी टावर मैंने डिजाइन करके एग्जीक्यूट करने के लिए एज ए साइट इंचार्ज में वहाँ कुछ 6 महीने वहाँ रहा। सीडीसी पे मैं रहा, और बहुत से हैं। सरीना होटल मेरा बिगनिंग प्रोजेक्ट है, ये इनमें मैं रहा। और बहुत से प्रोजेक्ट हैं, छोटे छोटे बहुत से प्रोजेक्ट हैं। अभी भी शुक्र है खुदा का कि खुदा ने हर तरह से अपनी नेमतों से, बरकतों से भरा हुआ है मुझे, और मैं उस खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आखिर में मैं अपने नौजवान बेटे और बेटियों को कहूंगा कि आप टेक्निकल फील्ड में आ जाएं। अब जो हमारे प्रोफेशनल थे, नर्सिंग, टीचिंग और बाकी, वो अब हमारे से ना बहुत दूर जा चुके हैं। उनको पकड़ना या गैंग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बाकी लोग अब बहुत से आ चुके हैं। जब से इसको स्कोप बड़ा हो गया इसका, उस स्कोप में अब दूसरे लोग शामिल हो गए हैं। इसमें इस तरह से अब बच्चों को आना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारे क्रिश्चियन बच्चों को अब नर्सिंग में बहुत कम चांस मिलता है। और उसके लिए भी अगर कोई बच्चा आ जाता है बेचारा सर तोड़ कोशिश करके, तो उसको 2.5 से 3 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है ताकि वो नर्सिंग में आ सके। ऐसे ही हो रहा है अब, क्योंकि मुझे पता है अब इस तरह से सिलसिले बन रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप टेक्निकल में आओ। टेक्निकल में इसलिए कि अभी मैं अपनी बात करूं
तो मेरा अभी बड़ा बेटा जो है उसने आईटी में किया है, क्योंकि हमें वक्त के साथ चलना है, हमें इस दौर के साथ चलना है। जो वक्त आजकल चल रहा है, अब आगे काम आ रहा है टेक्नोलॉजी का, और ये बाकी चीजें जो है ना ये स्लो हो जाएंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी। कौन सी? आईटी, कंप्यूटर की। आप देखें अब कंप्यूटर का दौर है, हर चीज कंप्यूटराइज हो चुकी है। इसलिए अब मैं तो कहूंगा कि बच्चों को कि आप इस फील्ड में आए, ताकि आप दुनिया के साथ कदम ब कदम चलते रहें। हम पीछे वाले प्रोफेशन को अब याद ना करते रहे कि जब ये थे हम वो थे। वो ठीक है, वो भी हो रहा है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन अब आपको अगर दुनिया के साथ मिल के चल रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, आपको बढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हमारा, मैं बीइंग इंजीनियर, मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए हमारी इंजीनियरिंग भी सारी कंप्यूटर पे आ गई है। पहले हम लोग बोर्ड पे काम करते थे, अब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, क्योंकि सिस्टम अब सारा कंप्यूटराइज हो चुका है। इसलिए मैं आप सब बच्चों को, बेटियों को, बेटों को यही कहूंगा कि आप टेक्निकल काम शुरू करें। मेरी कोई गाइडलाइन चाहिए, मेरा ऑफिस शहर फैसल पे है, और अगर किसी को मेरी गाइडलाइन चाहिए, मुझसे हेल्प चाहिए, मेरा कांटेक्ट नंबर, मैं ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा। इस प्रोग्राम में शायद मेरा ये चल जाएगा। तो अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहे, मजीद इसके बारे में मुझसे पूछना चाहे, तो मैं आप बच्चों के लिए हर वक्त हाजिर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके, बहुत शुक्रिया आप ही लोगों का कि आप आए, और ये बड़ा अच्छा किया आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। लोग अवेयरनेस नहीं है लोगों को। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को बताओ कि आजकल जमाने के साथ क्या चल रहा है। हम जमाने के साथ चलना चाहते हैं। अब क्रिश्चियन बच्चा अब वो बच्चा नहीं रहा। अब क्रिश्चियन बच्चे बहुत सी फील्ड में आगे आ गए। मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे बच्चे बहुत से नजर आते हैं जो ऐसी ऐसी फील्ड में हैं। दिल खुश होता है कि चलो यार हमारे बच्चे भी आगे निकले हैं। और मैं चाहता हूँ कि मजीद आप टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएं, कंप्यूटराइज चीजों की तरफ आ जाएं और कंप्यूटर की तरफ आ जाएं, ये सीखें और आगे बढ़ते हैं। चलो, ठीक है जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, आज आपने हमारे गेस्ट नज़ीर साहब से टेक्निकल फील्ड के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से बहुत ही कारआमद और मुफीद बातें सीखी, और उन्होंने आपको बहुत डिटेल्ड से और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस दे के गाइड किया। तो इनका ईमेल आईडी एंड नंबर हम लोग मेंशन कर देंगे। इंजीनियरिंग की फील्ड के हवाले से रिगार्डिंग कोई सॉफ्टवेयर या इसमें कैसे एडमिशन लिया जा सकता है या कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं, तो हम मेंशन कर देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम अपने गेस्ट को बुलाते रहेंगे और उनके लाइफ एक्सपीरियंस और उनकी जर्नी और उनकी सक्सेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।